क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं हाँ। उनकी बात की थी। तो मैं वन बाय वन करके आपको डॉक्यूमेंट का बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें 9 से 10 डॉक्यूमेंट एनएलएम के अंदर हाँ। अपन जरूरत रहती है। सबसे पहले अच्छा। इसका अप्लाई करने का ये है कि आप इसका सिंपल सा कहीं उस तरह का ऑफिस के अंदर या कहीं जाके परमिट होने की जरूरत नहीं, सारा ऑनलाइन आप प्रोसेस है। कहीं भी से भी आवेदन कर हाँ, सकते हो। हाँ। nlm.udyammitra.in साइट ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट है, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो ये डॉक्यूमेंट। वहाँ पे जाके सप्लाई अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नाम से संपर्क करो। हम आपका आवेदन भी करवा देंगे। और जी। कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो जैसे डीपीआर हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको समस्या आएगी तो वो आप हमसे संपर्क करके उसको कम्प्लीटली हम करवा देंगे सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज मैं हमारे ऊँट पालकों के लिए जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत ऊँटों पे मिलने वाली सब्सिडी उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जो मेरी गांव डाणी में रहने वाला ऊँट पालक है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि जो ऊँट पालन का व्यवसाय कर रहे हैं अभी वो पुरानी जनरेशन ही है, नए बच्चे इसमें कम आ रहे हैं। तो उनके लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है उसको आसान करने के लिए मेरे साथ में हैं आज नरेश जी बिश्नोई। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि इस स्कीम में कैसे आवेदन करना है, क्या सब्सिडी मिलेगी, बैंक का क्या योगदान रहेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है, डीपीआर कैसे बनाना है, आवेदन करने के लिए हम कहाँ जाना है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम हमारे नज़दीकी कौन सा ऐसा संस्थान है वहाँ जाके इसकी जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर समझने की कोशिश करोगे तो पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्ते नरेश जी। नमस्ते सर ये बताइए कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है क्या? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना, उद्यमिता पैदा करना, वो भी पशुपालन विभाग सेक्टर के अंदर। अभी जैसे अपनी भेड़ बकरी, ये ऊँट, घोड़ा, गधा और चारागाह, इन पे अभी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है ब्रीड डेवलपमेंट, नस्ल सुधार। दूसरा है रोजगार पैदा करना, उद्यमिता। तीसरा है इसका जो जैसे ऊँट का हो गया, घोड़ी का हो गया, यहाँ के देख उनकी जैसे पॉपुलेशन कम हो रही तो उसकी वो संरक्षण के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसके अंदर नए उद्यमी आए, उसका कुछ वैल्यू एडिशन करके मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट आए, सस्टेनेबल हो, उसका मार्केट बने। मेन इसका यही ऑब्जेक्टिव है। मतलब इनका कहने का मतलब ये कि नए उद्यमी तैयार, हाँ, उद्यम एंटरप्रेन्योर तैयार करना, नए एंटरप्रेन्योर तैयार करें। तो सर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऊँटों पे विशेष फोकस रहेगा। सर मुझे यूँ बताइए, ऊँटों पे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में क्या क्या स्कीम है? वैसे राष्ट्रीय एनएलएम स्कीम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ये स्कीम 2014 से पहले से स्टार्ट और 2014 से चल रही है। और इसके अंदर पहले ये छोटे यूनिट पे कम, मतलब 10 प्लस है, 10 प्लस 1, 20 प्लस 2 ऐसे। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा, यहाँ जो इस पॉलिसी मेकर उनको लगा था इसके अंदर मतलब कुछ बदलाव नहीं आ रहे, क्योंकि 10 के अंदर कोई वो बिजनेस सेट नहीं होता, उस तरह कोई वो नहीं होता। उसके बाद 21-22 के अंदर उसको चेंज करके बड़ी यूनिट के अंदर लेके आए, 500 प्लस 25 भेड़ बकरी के अंदर, उसके बाद सुअर और मुर्गी, इन 4 एनिमल को ऐड किया था, उसके साथ ही चारागाह पे। तो उसके बाद इसके अंदर चेंजेस छोटे छोटे है छोटी यूनिट की। उसके बाद जैसे अभी आपने ऊँट की बात की थी, ऊँट, घोड़ा और गधा और खच्चर, ये खच्चर, ये चारों एनिमल अभी मार्च 2025 के अंदर उसको ऑफिशियल गाइडलाइन के अंदर अपडेट करके इसको इसके अंदर ऐड किए। इसका ऐड करने का मेन ऑब्जेक्टिव उसका संरक्षण करना और उसका ब्रीड डेवलपमेंट करना और ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। आप अभी बात करें जैसे ऊँट पे 4 यूनिट अलग अलग ऐड किया, उसके बारे में अपन वन बाय बात करेंगे, एक एक करके उन पे बात करेंगे। जैसे कि सर थोड़े दिन पहले अभी जो पिछला साल गया ना 2024, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिडीज था, मतलब ऊँटों पे समर्पित था। तो उसमें भी मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी बात कर रहे थे कि ये ऊँटों पे ऐसी स्कीम आ रही थी। तो उसमें जमीन का भी बहुत बड़ा पहले क्राइटेरिया तय कर रखा था कि भाई कोई अगर 50 और 100 का कर रखा था, तो उसमें जमीन 7 से 8 बीघा जमीन मांग रहे थे, 5 एकड़ के आसपास ऐसी जमीन मांग रहे थे। तो उसको अभी सरकार ने हटा दिया, तो उसके लिए हम धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहेंगे कि भाई उन्होंने ऊँट पालकों की हमारी आवाज को सुना है। क्योंकि हम ऊँट पालक है, मतलब हम किसान नहीं, किसान होता है जिसके पास जमीन होती है, ऊँट पालक वो है जिसके पास जमीन नहीं है, वो बाहर चरा फिरा के ला रहा है, तो वो ऊँट पालक है। तो उनके लिए सर मुझे भी बताइए, जैसे कि जैसे ये स्कीम है, 4
4 अलग अलग यूनिट के लिए, जैसे 10 यूनिट के लिए 10 फीमेल प्लस 1 मेल, उसमें 3 लाख वाली सब्सिडी। दूसरा यही 10 फीमेल प्लस 1 मेल 5 लाख वाली सब्सिडी। दूसरा 50 वाली है, 50 फीमेल और शायद 5 मेल है उस पर, वो करके है। और एक 100 वाली है। तो इसको एक एक करके विस्तृत में बताइए सर। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि पहले इसके अंदर जमीन की रिक्वायरमेंट थी नहीं थी, क्या क्या चेंजेस किया। जैसे स्टार्टिंग अंदर ये पॉलिसी बनी थी तब 2 बड़ी यूनिट के अंदर था 50 प्लस 5 का और 100 प्लस 10 का। हाँ, उसके बाद जैसे ये आप जो एनआरसी कैमल रिसर्च सेंटर वहाँ पे मीटिंग हुई थी, उसके साथ फार्मर के साथ इंटरेक्ट हुआ, जो पॉलिसी मेकर था उसमें जो रियल फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही उस हिसाब से 2 इसके अंदर और यूनिट ऐड की थी छोटी 10+1 जो जिसके पास ज़मीन नहीं है सिर्फ ऊँट रख रहा उसके लिए, और जो अपने खेत पे शेडेड बना के सेटअप करके या उसमें मिल्क के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करके कुछ और करना चाहता है उसके लिए वही सेम ही होती है। तो उसके अंदर 10 लाख का कर दिया, उसमें 5 लाख सब्सिडी। उस हिसाब से ये 4 यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट के अंदर मैं बात करूँ 10+1, वो उसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ उसका बोलते हैं 6 लाख रहता है, उसमें 3 लाख गवर्नमेंट की सब्सिडी है। और दूसरा सेकंड नंबर पे वही 10+1 है, उसके अंदर 5 लाख सब्सिडी है, 10 लाख का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। उसके बाद आती है 50+5, उसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यही 50 लाख है, उसमें 25 लाख सब्सिडी है। और उसके बाद सबसे बड़ी यूनिट है जो बड़े एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जो लार्ज स्केल पर काम करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट यूनिट वो ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 50 लाख सब्सिडी। उसमें आपको कंप्लीट सेटअप वगैरह करना पड़ेगा, शेड बनाना पड़ेगा, उसके साथ ही आप उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो, क्योंकि दूध इसका कैमल के अंदर आप क्या क्या मतलब आउटपुट देखते हो मैन इसका मतलब मार्केट दूध बेचते हैं, उससे पहले उसकी ऊन थी तो ऊन से हमारे भाकल डोरिये बनते थे। हाँ, उन ये चीजें। हाँ, तो उसके लिए जो भी प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह आप कुछ भी सेटअप करते हो वो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप ऐड करके एनएलएम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा। हाँ, ये चीज रहती मतलब जैसे दूध है तो दूध को प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, उसके अदर प्रोडक्ट बना के भी बेच सकते हैं, मार्केट में डायरेक्ट नहीं बिक रहा है। हाँ, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो जो मशीनरी लगे या और चीजें हैं वो उसके अंदर लगा के अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। बड़े वाले में हो सकता है। बड़े वाले छोटे वाले जो 10 लाख वाली सब्जेक्ट उससे स्टार्ट हो जाता है कोई सा भी प्रोजेक्ट। मतलब 10 फीमेल ऊंट है और 1 मेल ऊंट है, उससे ही शुरुआत करके ये सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हो। अच्छा सर, जैसे ये तो होगी, आपने बता दिया, एक एक करके बता दिया। जैसे सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी है जिसके अंतर्गत ऊंट पालक आवेदन कर सकता है, उस पर थोड़ा डिटेल में बताइए। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आदमी कहाँ आवेदन करेगा, क्या उसको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, बैंक वाले से कैसे बात करेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, मैं 1 बाय 1 सारी चीजों को बताता हूँ, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा उस हिसाब थोड़ा लंबा होगा। 10+1 यूनिट के अंदर जिसमें 10 मादा रहेगी, 1 नर रहेगा। टोटल उसका कॉस्टिंग अपन को यही 50,000 60,000 के बीच में लेंगे, तो उसका टोटल प्रोजेक्ट 6 लाख का बनेगा। उसमें आपको इंश्योरेंस भी ऐड करना है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर कोई शेड वगैरह उस तरह के बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। पर आप अप्लाई करो तब उससे पहले इसके अंदर देखो 2 ऑप्शन है अप्लाई करने का। एक तो आप बैंक के थ्रू उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, दूसरा है आप खुद का पूरा घर से पैसा लगा के, जैसे अभी मैंने बताया था 6 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट रहता है, जिसमें से 3 लाख तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, बाकी बचे 3 लाख आप पूरे घर से भी लगा सकते हो, या फिर बैंक से आधा लोन लेके आधा घर से लगा के उस तरह से भी कर सकते हो। ये जैसे मैंने बताया सेल्फ फाइनेंसिंग कंडीशन, जो घर से पूरा पैसा लगा रहा है, उस कंडीशन के अंदर आपको टोटल उसमें 2 ही रहेंगे, आप और गवर्नमेंट। तो उस केस के अंदर आपको गवर्नमेंट को बैंक गारंटी देनी पड़ेगी 3 लाख की, जितनी आप सब्सिडी आपको आ रही है उतना बैंक गारंटी देना पड़ेगा पशुपालन विभाग के नाम से। वो 3 साल के लिए बैंक के अंदर जमा रहेगा पशुपालन विभाग के नाम। जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपको जो एफडी वगैरह जो बिक रहा है वो आपको सिक्योरिटी वापस दी जाएगी। ये है जो सेल्फ फाइनेंसिंग कंडीशन करना। दूसरा ऑप्शन है बैंक के थ्रू कर रहे हो तो आपको बैंक गारंटी उस तरह का वो कोई नहीं देना पड़ेगा। बैंक गारंटी लेने का यही मतलब है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, 1 साल बाद बाई चांस आपने बंद कर दिया, तो गवर्नमेंट के पास कुछ सिक्योरिटी या उसको रिकवरी करने के लिए कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए वो एफडी ले रहे हैं।
वैसे वो आपका पैसा सेफ है, आपको उसका ब्याज वगैरह जो भी है वो मिलता रहेगा, जैसे टर्म्स कंडीशन बैंक के होके उसके अकॉर्डिंग। दूसरा बैंक वाला कंडीशन, अब उस पे आ जाते हैं। बैंक के अंदर 3 पार्ट हो जाएंगे, आपका मार्जिन मनी, उसमें मिनिमम 10% आपके घर से लगाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन रहता है बैंक का, उसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% बैंक लोन रहेगा। ये कोई से भी प्रोजेक्ट के अंदर आप 40%, जैसे आप 6 लाख वाला है उसके अंदर ये 40%, ये 2.5 लाख 2 लाख 2,40,000 के आसपास, 2,40,000 के आसपास होता है। वही आप 10 लाख वाले प्रोजेक्ट के अंदर लगाओगे तो यही 40% 4 लाख रुपए हो जाएगा, और 1 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करोगे तो वही पैसा 40 लाख रुपए हो जाएगा। वो आपके बैंक से लोन लेना है। दूसरा आपका 60,000 रुपए घर का, 2,40,000 बैंक का, और बाकी बचा पैसा 3 लाख बैंक की सब्सिडी। इस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट पूरा 4 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। जो ये पैसा मिल रहा है ये सिर्फ एक बार पैसा लग रहा है, जैसे ऊंट पे पैसा लग रहा है, या फिर आप कोई भी मशीनरी ला रहे हो, या और कोई जो कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं उसी पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। उसका चारा हो गया, उसकी लेबर कॉस्ट हो गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, या और कुछ चीज आप ला रहे हो जो साल दर साल अपनी जरूरत रहती है, उन चीजों पे सब्सिडी नहीं आती। वो प्रोजेक्ट का में अपन को एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, तो वो ध्यान रखना। नए कोई वो किराए पे अपन जमीन ले रहे हैं उस पे पैसा देगी, नए वर्किंग कोई भी वर्किंग कार्यशील पूंजी हो तो उन किसी भी चारागाह पे किसी पे आपको पैसा नहीं मिलता। एक बार मैं आपका इस चीज को आसान करना चाहूंगा भाई। जैसे जो कोई 6 लाख की सब्सिडी ले रहा है ऊंट पे, तो 6 लाख रुपए उसको ऊंट खरीदने के लिए मिल रहा है। हाँ, सिर्फ खरीद, ना कि उसके चारा के लिए, उसकी जो लेबर काम कर रही है उसके लिए नहीं मिल रहा है, या फिर आपने कोई किराए पे जमीन लेके रख रहे हो तो उसके लिए भी नहीं मिल रहा, वो आपको पशुधन खरीदने के लिए मिल रहा है। और इससे बड़ा जब आप 10 लाख प्लस करोगे, 10 लाख 50 लाख और 1 करोड़ तक का करोगे, तो उसमें जैसे आपने ऊंट के दूध का आपने पाउडर बना रहे हो, पाउडर बना रहे हो, या फिर और कोई जैसे आइसक्रीम वैल्यू एडिशन करके कुछ भी उसके अदर प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको मार्केट में उतारे, तो उसके लिए जो मशीनरी है उसके लिए तो आपको पैसा मिलेगा। उससे जो पैसा आ रहा है, जैसे 1 करोड़ आ रहा है, तो उसमें से यूज कर सकते हो। हाँ, मतलब उसमें प्रोजेक्ट अप्लाई करते हो, उसमें सारी चीजें, जैसे आप डीपीआर बना रहे हो, किसी एक्सपर्ट यहाँ खुद बना सकते हो। मॉडल डीपीआर साइट पे दे रखा है NLM-Mitra.in, वहां से डाउनलोड करके देख के उसके अंदर कर सकते हो। पर जो एक बार आपका पैसा लग रहा है कोई भी चीज पे, एनिमल पे हो गया, उसका शेड पे हो गया, मशीनरी पे, उन पे सब्सिडी, उसको कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं, उस पे सब्सिडी मिलती है। उसके बाद जो कार्यशील पूंजी होती है उस पे आपका पैसा नहीं मिलेगा। मतलब एक बार आपको शुरुआत करने के लिए पैसा मिल रहा है, आगे फिर उसको रनिंग करने के लिए जैसे लेबर आ रही है, चारा ला रहे हो, उसका पैसा नहीं मिलेगा। मैं इस चीज को आसान कर दिया। ठीक है सर, ये तो हो गई बात। उसके बाद ये बैंक का, मैंने जैसे अभी मैं बता रहा 3 पार्ट हो गया आपका। 40% बैंक का 40%, 10% खुद की मार्जिन मनी, और 50% बैंक सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी। तो ये जब बैंक का लोन ले रहे हैं, मानो कि आप 2,60,000 रुपए 40,000 रुपए ले रहे हो, या फिर 40 लाख ले रहे हो बड़े प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए आप जब भी NLM के अंदर अप्लाई करो, पहले बैंक से कंफर्म करो, बैंक को डीपीआर दिखाओ, सारी चीजें कंफर्म करके फिर अप्लाई करो, क्योंकि फाइल गवर्नमेंट से अप्रूव होके उसी बैंक में आने, उसी मैनेजर करनी। तो अभी NLM के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज, यहाँ कुछ बोले हैं लोग, बोलते अप्रूव नहीं होती, वो नहीं होता। मेन डिसएडवांटेज वो एक बैंक के स्तर पे अपन पहले बात नहीं करते, प्रोफेशनल स्तर पे वहां जाते नहीं, क्योंकि बैंक उसके अंदर पैसा दे रही है तो उसका भी इनपुट लग रहा है नहीं, वो तो यही देखेंगे ये मेरा पैसा वापस आए, कहीं एनपी नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, तो वो देख के सारा चीजें देखेंगे। तो उससे लिए आप पहले बैंक है अपने कोई भी नजदीकी बैंक हो, जहां आप फार्म सेटअप करोगे उसके 20-25 किलोमीटर दायरे के अंदर जो भी बैंक है उनसे बात करके फिर NLM के अंदर अप्लाई करो। आप उसके अंदर जैसे मैंने अभी 40% बताया था, उसको कम भी कर सकते हो बैंक का लोन, और मार्जिन मनी आपका बढ़ जाएगा। जैसे आपने टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% बैंक लोन ले रहे हो, तो 30% आपका लगाना पड़ेगा। जैसे आप 25% घर से खुद लगा रहे हो तो 25% बैंक का हो जाएगा, और 50% सब्सिडी हो जाएगा। वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, पर मिनिमम 10% लगाना कंपलसरी है। अच्छा, मैं एक बार और आसान करता हूँ। जैसे भाई कोई 6 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 ऊंट के लिए कर रहा है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही ऊंटों के लिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ वैल्यू एडिशन वाला उसमें काम नहीं है, तो उसके लिए जैसे कि आपका 3 लाख हो गई गवर्नमेंट की सब्सिडी, 3 लाख बच रहा है बैंक का लोन। बैंक का लोन उसमें आप 3 लाख की जगह 1 लाख भी ले सकते हो, और 50,000 भी ले सकते हो। अगर बैंक का लोन कम लोगे तो आपका उसमें ब्याज भी कम लगेगा और आपको आसानी से काम हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो क्या पता बैंक गारंटी कोई भी दे सकता है, पर बड़ा प्रोजेक्ट होता है 40 लाख का बैंक गारंटी देना, या वो करना सेल्फ फाइनेंसिंग कंडीशन का बड़ा चैलेंजेस
वाला, उस केस के अंदर आप बैंक के थ्रू प्रोसेस करते हो, आपके लिए इजी रहेगा। छोटा वाला तो आसानी से हो सकता है, और बड़े वाले में करोगे तो पहले बैंक वाले से जाके पता कर लेना कि भाई साहब मेरे पास ये चीज है, मैं इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर रहा हूँ, उसका डीपीआर ले जाके बताओ। अगर वो यस करते हैं तभी आप आवेदन करो, अन्यथा वो सरकार से घूम के फाइल वापस बैंक मैनेजर के पास आएगी, और उस समय वो स्वीकार नहीं करेगा तो आपकी इतनी करी कराई मेहनत दरी की दरी रह जाएगी। हाँ। उसके बाद आप है ना एक क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं उनकी बात की थी, तो मैं 1 बाय 1 करके आपको डॉक्यूमेंट का बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें 9 से 10 डॉक्यूमेंट एनएलएम के अंदर अपन जरूरत रहती है। सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो उसका क्या इसका मॉडल है, क्या उसके बारे में पूरी डिटेल के अंदर 10 से 15 पेज के अंदर रहता है। उसका मॉडल डीपीआर साइट पे दे रखा है, कोई भी डाउनलोड करके उसको देख सकता है, बना सकता है, या किसी सीए या आपसे किसी भी सलाह लेके, या अगर किसी को डीपीआर बनानी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम उसका करवा देंगे आपको। दूसरा फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट रहता है जमीन का डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट लगाओगे, जैसे छोटी वाली यूनिट के अंदर आप जहाँ रह रहे हो उसका दे सकते हो, बाकी बड़े वाली यूनिट जो भी लगा रहे हो उसके अंदर जहाँ आप शेड लगाओ उसी जगह का जमाबंदी वगैरह आपको देना पड़ेगा। जमाबंदी दे रहे हो उसमें और किसी का नाम है, 4-5 लोगों का या भाइयों का किसी का, तो उसके साथ एक सहमति पत्र लगेगा। उन 4-5 एनओसी लेनी पड़ेगी, इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो बाउंड्री नहीं होती ना, ये किन की जमीन। उसके साथ यदि आपके पास जमीन नहीं है तो किरायानामा बनाना पड़ेगा। अच्छा। किरायानामा बना रहे हो, इस टाइम वाला किरायानामा नहीं चलेगा, रजिस्ट्री लीज बोलते हैं, रजिस्ट्री लीज डीड, पक्का किरायानामा वो लगाना पड़ेगा। तो ये जमीन का आपका क्लियर होगा। सबसे पहले डीपीआर, दूसरे नंबर पे जमीन का डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जमाबंदी, तीसरे नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट जिस जगह पे आप शेड बनाओगे, जहाँ सेटअप करोगे उस जगह का जीपीएस मैप कैमरा का फोटो, एक मोबाइल के अंदर ऐप आता है, उसको डाउनलोड करके लोकेशन नेट वगैरह सब ऑन करके उससे फोटो खींच के उस जगह का खाली जगह का अपलोड करो। फोटो अपलोड करो तब ये ध्यान रखना कि उस जगह पे कोई पहले से कंस्ट्रक्शन साइट नहीं हो, मतलब पहले आपका शेड बनाया होना है, नहीं होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, और उसके अंदर एनिमल वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस स्कीम के अंदर देखो ये ओनली नए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जो सेटअप करा उसी के लिए, सपोर्ट के लिए, जो पहले से रनिंग में या और कुछ चल रहे हैं या कुछ और है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, वो दिखनी भी नहीं चाहिए। तो वो सिर्फ नए एंटरप्रेन्योर के लिए। हाँ, जैसे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो नए उद्यमी, जो नए बच्चे आ रहे हैं कि भाई हम भी इसमें कुछ करके नवाचार करें, उनके लिए, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए नहीं। यदि आपके कच्चा शेड वगैरह उस तरह कुछ बना हुआ है, या किसी और एनिमल का बना हुआ है, तो उसके पास बना रहा है, तो वो फोटो के अंदर नहीं आना है, फोटो के अंदर नहीं आना चाहिए। बाकी आवेदन तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। वो जैसे टर्म्स कंडीशन, जैसे आपके पास छोटी यूनिट है, मानो कि आप 5+1 रख रहे हो, या छोटी जो भी है उसको आप 500 या 100 या 50 पे लगा अप्लाई कर रहे हो कैमल पे, तो वो आप बड़े प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हो, लगा सकते हो। उसके बाद ये 3 डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए, जीपीएस मैप कैमरा फोटो, जमीन का डॉक्यूमेंट, डीपीआर। उसके बाद आता है पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। उसके साथ वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी के यदि नहीं हो उसके जगह पासबुक या बिजली का बिल वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो, एक जरूरत रहती है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपके पास कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। प्राइवेट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ और ऑनलाइन तरह की कोई ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, या कोई गुमराह करके आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे रहा है, तो वो कोई वैलिड नहीं होगा। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट का, जैसे कृषि विज्ञान के अंदर आईसीआर कोई भी इंस्टीट्यूट, या फिर आप कैमल पे अप्लाई कर रहे हो तो जो एनआरसी कैमल रिसर्च सेंटर है बीकानेर, उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या और कोई गवर्नमेंट पशुपालन विभाग की संस्था का, वो ही वैलिड। यदि वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पशुपालन विभाग का अंदर जो अपना वेटरनरी डॉक्टर होता है उससे आप उस लेटर हेड पे लिखा के डिटेल आएंगी, इनके पास 2 से 3 पशु है, ये ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको नॉलेज है, वो यदि अपने लेटर हेड पे लिख के साइन करके दे दो तो वो वैलिड। उसके अंदर आपका खर्चा भी नहीं आएगा, सब कुछ चीजें। मतलब जैसे कि भाई अगर आप प्रशिक्षण लेने जाओगे तो कम से कम 5 से 7 दिन का समय लगेगा, समय भी लगेगा, जाना आना भी। अगर आप पुराने समय से कर रहे हो, जैसे ऊँट रख रखी है, तो आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो नजदीकी पशु चिकित्सक है उसके पास में जाके उनको बोलिए कि भाई मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे मेरा ये अनुभव प्रमाण पत्र बना दो, तो वो उसके लेटर पेड पे बना के आपको दे देगा। वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो इस स्कीम में आपको आवेदन करते समय लगाना होगा। इसके वो जितने भी फॉर्मेट है आप वो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में
उसके सिवा दो डॉक्यूमेंट बाकी रहते हैं। एक इसके अंदर बैंक का पार्ट रहा तो उसके अंदर जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो उस बैंक का कैंसिल चेक लगेगा। आपके चेक बुक आती है उसके ऊपर कैंसिल लिख के उसके ऊपर दो लाइनें घुमा देनी, क्योंकि उसका कहीं मिस यूज नहीं हो। उसके साथ ही आपके बैंक का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, उसके अंदर एंट्री कितनी हो उससे कोई बैंक को वो गवर्नमेंट कोई मतलब नहीं। इसके अंदर 10 एंट्री हो 15 एंट्री हो, कोई छोटा स्टेटमेंट हो या बड़ा हो कोई जरूरत नहीं, वो अपने हिसाब से जैसे भी हो लगा सकते हो, पर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, वन बाई वन मैं फटाफट बता देता हूँ। डीपीआर, जमीन का डॉक्यूमेंट जमाबंदी, जीपीएस मैप कैमरे का फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो उसका खुद का जो एप्लीकेंट है उसका, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, और कैंसिल चेक, और ये 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें जैसे आप वहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो उस हिसाब से कैंसिल लिख के दो लाइनें घुमा के उसके अंदर वो लगाना कैंसिल चेक, ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा। इसका अप्लाई करने का ये है कि आप इसका सिंपल सा है, कहीं उस तरह का ऑफिस के अंदर या कहीं जाके प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं, सारा ऑनलाइन आप प्रोसेस है। कहीं भी से भी आवेदन कर हाँ, सकते हो। हाँ। NLM.udyammitra.in साइट, ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट है, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो ये डॉक्यूमेंट। वहाँ पे जाके सप्लाई अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क करो। हम आपका आवेदन भी करवा देंगे। और जी। कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो जैसे डीपीआर हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको समस्या आएगी तो वो आप हमसे संपर्क करके उसको कम्प्लीटली हम करवा देंगे। सर जैसे कि ये तो बात होगी अपने सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ की हाँ, होगी, ये स्कीम कितने टाइम तक चलेगी? आप मतलब ये योजना, मतलब जैसे ये डाला है कि हाँ। मैंने 10 ऊँट के लिए आवेदन किया है 3 लाख में, तो कितने साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा? ये स्कीम तो देखो जैसे ऑफिशियल तो इसका अपडेट है मार्च हम्म 2026 तक। हम्म मार्च 2026 तक ये स्कीम 5 साल का इसका प्रावधान था हम्म तो कंप्लीट हो जाएगी। हम्म बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है कब तक चलाए, क्या है, इसको एक्सटेंड करे, वो उसके ऊपर है। हम्म तो वो अभी तो अपन मार्च 2026 तक ही बोलेंगे। मार्च हाँ, 2026। क्योंकि 7 से 8 महीने अभी बचे हैं। और दूसरा इसी के साथ मेरा दूसरा यही क्वेश्चन था कि जैसे मैंने हाँ, मेरा सब्सिडी मतलब हो गया कि भाई आप लगा सकते हो सब चीज़, तो वो प्रोजेक्ट कितने साल तक चलेगा? जैसे मैंने लोन लिया तो वो कितने टाइम तक चलेगा? देखो वो प्रोजेक्ट चलाना कितना चलाना वो तो देखो वो आपके ऊपर हम्म है। लॉन्ग टाइम गोल 20 साल हम्म, 25 साल कितना मतलब यही होना चाहिए, उस अच्छा। हिसाब से चलाना चाहिए। नहीं तो पर गवर्नमेंट का मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आप जैसे आपने अभी बता रहा था, तो 3 साल प्रोजेक्ट चलाना कंपलसरी। हम्म यदि 3 साल से पहले आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हो हम्म या उसको नहीं चलाते हो, हम्म, ऐसा कुछ होता तो आपको जितनी गवर्नमेंट की सब्सिडी आई वो वापस देनी पड़ेगी। अच्छा। उसको अभी नया उसमें आ गया है हम्म, SOP हम्म, करके, वो है नया डॉक्यूमेंट, उसके हम्म। अंदर रिकवरी का जैसे ही आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करो गवर्नमेंट 30 दिन का नोटिस पीरियड देके 10% ब्याज के साथ आपका सब्सिडी का जितना पैसा है वापस ले लेगी। भाई हम्म, आप इस इसमें जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा नहीं करते हो, हम्म, 3 साल के भीतर बंद करते हो, तो 30 दिन के भीतर आपको नोटिस देगी, हाँ, और उस 30 दिन में आपको उसका वापस रिकवर नहीं किया हम्म। तो 10% ब्याज लगेगा। नहीं, ये मैं ऐसे रहता हूँ जैसे इसके टर्म्स कंडीशन होती है, जैसे आपने NLM के अंदर अप्रूव्ड हो गया, हम्म, पहली सब्सिडी है, उसके 1 साल के अंदर आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट यदि कंप्लीट नहीं करते हो, एनिमल कंप्लीट नहीं है, बीच में कुछ सेल कर देते हो, हम्म, या 3 साल से पहले आपने पूरा प्रोजेक्ट बंद करके या उस जगह कुछ और एक्टिविटी करने लगे, हम्म, तो कई लोग इस हिसाब से आते हैं तो माइंड सेट से यहाँ हम्म, कुछ और करने के सब्सिडी लेने के चक्कर में, हम्म, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्लियर कट नियम निकाल रखे हैं। उसको ऐसा कुछ पाया जाए तो उसको 30 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा हम्म, कि आप 30 दिन के अंदर आपको वो पैसा वापस करो। हम्म। हाँ, तो 30 दिन के अंदर आपको 10% की ब्याज के साथ उसको चेक बना के पशुपालन विभाग को देना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करते उसके बाद गवर्नमेंट अपना कानूनी कार्रवाई करेगी। उस पर कानूनी कार्रवाई हाँ, करेगी। सर जैसे ठीक है ये तो हो गया, हाँ, जैसे कोई बैंक से लोन लेता है, हाँ, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, हाँ, तकरीबन 3 लाख का ले लिया है, 2,40,000 हाँ, का ले लिया, हाँ। तो बैंक उस पर ब्याज दर क्या लगाती है? ब्याज दर सभी बैंकों का अलग अलग रहता है वैसे, हाँ। पर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। गवर्नमेंट की जितनी भी अपनी नेशनलाइज 12 बैंक है हम्म, उनका 10.5% के आसपास स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर के अंदर। हाँ। 10%, 10.5% के आसपास, जहाँ 12% तक जाता है, हम्म, उसके बैंक के टर्म्स कंडीशन के ऊपर हम्म, रहता है। हम्म, और यदि प्राइवेट बैंक है तो 12 से 13% वो उसके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा। पर अपन 10.5% अभी 10.5 से स्टार्ट हाँ, है। हाँ, भाई मुझे आवेदन करना है, हाँ। तो मैं कौन से बैंक में जाऊँ? मेरे नज़दीकी बैंक में जाने में ज़्यादा फायदा है? नहीं, एग्रीकल्चर के अंदर आप कोई सा भी प्रोजेक्ट करते हो उस जमीन के आसपास जो भी बैंक है हम्म, 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर, उसी बैंक के थ्रू आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। आपको उस एरिया के अंदर मानो 5 बैंक पड़ रहे हैं, जैसे हम्म, 2 गवर्नमेंट के 3 प्राइवेट, हम्म, तो कोशिश करो गवर्नमेंट से पहले बात करो। यदि वो नहीं करें हम्म, तो फिर प्राइवेट बैंक के अंदर, इसके अंदर सारी बैंक फाइनेंस करने के लिए
लिए रेडी है। जैसे नेशनलाइज 12 बैंक हो गए, उसके बाद प्राइवेट जितनी भी बैंक है वो हो गई, उसके बाद कोऑपरेटिव हो गई, उसके बाद अपनी जो रूरल बैंक है जैसे राजस्थान ग्रामीण बैंक हो गई या कोऑपरेटिव बैंक, अपने जो लोकल बैंक चलते वो भी इसके अंदर फाइनेंस कर सकते हो। वहाँ से भी आप लोन कर लेके इसके अंदर अंदर एनएलएम के अंदर लगा सकते हो। उनका अप्लाई करते हो तो उसका कैंसिल चेक देके इसके अंदर अप्लाई कर सको। पोर्टल के अंदर सारी बैंक की लिस्ट है, ऐसा कोई बैंक नहीं है जो उसके अंदर नहीं है। कोशिश करो आपके नज़दीकी बैंक हो, आपके बैंक मैनेजर के साथ रिलेशन अच्छे हो आपका, क्योंकि लॉन्ग टाइम उसके साथ रिलेशन रहेगा तो सारी चीज़ें इजी से मैनेजमेंट हो जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वही सजेशन रहेगा, नज़दीकी बैंक में जाए। सर बहुत बार ये होता है कि हमारा जो फार्मर है, मुझे हमेशा मैसेज आते रहते हैं कि सर हम जाते हैं बैंक मैनेजर के पास, उनको बोलते हैं हमें एनएलएम स्कीम में आवेदन करना, तो बैंक मैनेजर मना कर देता है कि ऐसी तो कोई स्कीम ही नहीं है। तो सर उनसे कैसे क्या निपटे हो? देखो उसके अंदर सबसे पहले अभी आपने मेरे को बताया था कि हम पहले जाते हैं बैंक मैनेजर मिलते हैं, सर हमको एनएलएम स्कीम के अंदर अप्लाई करना है। तो देखो बैंक मैनेजर बैंक होता है वो, मतलब स्कीम के अंदर कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देता। यहाँ उसके माइंड सेट में ये जाता है ये सब्सिडी के चक्कर में आया। यहाँ उसके आपके साथ पहले कोई रिलेशन नहीं था, दूसरा आप पहली बार लोन लेने जा रहे हो, लोन तो उस हिसाब से वो देखता है कैसे प्रोजेक्ट करे क्या है उसका, आपके ऑब्जेक्टिव उसको पता नहीं चलता है क्या टारगेट क्या नहीं, तो उस हिसाब से वो मना करता है। आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, डीपीआर लेके जाओ और सारी चीज़ें करो, उसका आपका क्या सिविल स्कोर है सारी चीज़ें वो कंप्लीट करके फिर उसके साथ जाओ प्रोफेशनल ढंग से। कि मैं सर यही बोलोगे सर मेरे को ये यूनिट लगानी है, इसके अंदर मेरे को ये 5-7 साल का प्रोजेक्ट चलेगा, इसके लिए इतना लोन चाहिए। फिर और गवर्नमेंट का भी अच्छी स्कीम चल रही है, उसके अंदर मेरे को भी असिस्टेंट मिल जाएगा। तो आपका और गवर्नमेंट दोनों का सपोर्ट रहेगा तो मेरा प्रोजेक्ट सब वो सक्सेस होगा। तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह एज ए प्रोफेशनल ढंग से ले जाना पड़ेगा। आप जैसे अच्छे मैनेजर तरीके से प्रिपेयर होके जाना हाँ पड़ेगा। आप ऐसे ही उठ के घर से चले गए कि साहब मुझे बैंक में लोन लेना है, सब्सिडी लेनी है या फिर उस स्कीम के लिए आवेदन करना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर आप जिस चीज़ को लेके जा रहे हो उसके डॉक्यूमेंट लेके जाओ, भाई मुझे इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करना है, डीपीआर लेके जाओ, कितने टाइम तक चलेगा आपका, उसको पूरा नॉलेज प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हाँ वो लेके जाओगे तो शायद वो हाँ मना नहीं करेगा। आएंगे कितने टाइम पीरियड के अंदर गवर्नमेंट से अप्रूव होके इस बैंक के अंदर आएगी, यहाँ ये स्टेज होती है, उसके बाद बैंक का ये इतने साल के अंदर हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर, उसके बाद हमारा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। उस हिसाब से हम रिपेमेंट वगैरह देना स्टार्ट करें। वो सारे आप क्लियर करके कितना लोन लेना और आपके दूसरा या आप मानो कि मेरे पास सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ करके 20 लाख की लिमिट बन रही, मैं बैंक के पास चला गया लोन लेना तो वो 40 लाख का, तो बैंक नहीं दे पाएगी। तो उस हिसाब से आपके जितनी लिमिटेशन हो सारी चीज़ें हो वो तो बैंक सारी चीज़ें देके उसकी सिक्योरिटी के बिना बैंक लोन देगी नहीं। तो वो सारी चीज़ें ज़मीन के डॉक्यूमेंट जो भी है कि ये मेरे पास है गिरवी रखने के लिए ये, तो वो आप मेरे को लोन दो। देखो क्लियर कट है, एनएलएम के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो गवर्नमेंट का अलग पार्ट, वो बैंक उसके अंदर लोन दे रही है, उसका पार्टनर बन रही है, तो उसके अंदर बैंक जितना लोन दे रही है वो उसका गिरवी लेगी, मतलब जमीन सिक्योरिटी रखेगी। लेगी। हाँ। हाँ तो वो उसके लिए आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आप कोई दूसरी स्कीम अल्टरनेट जैसे एनएलएम अप्लाई करके वो बैंक के अंदर फाइल आ रही है, मुद्रा लोन के तहत लोन ले रहे हो तो 10 लाख तक और उससे ज़्यादा यदि आप पहले से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो 20 लाख तक विदाउट सिक्योरिटी लोन ले सकते हो। पर वो बैंक मैनेजर से मिलने के बाद ही पता चलेगा। विदाउट सिक्योरिटी भी 10 लाख तक इसके अंदर लोन मिलता है एनएलएम के अंदर, मुद्रा लोन के तहत आप ले सकते हो, पर वो बैंक मैनेजर से बात करने के बाद ही सारी चीज़ें पहले क्लियर होगी। पहले बैंक मैनेजर से कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ ठीक है। सर ये तो हो गई अपनी पूरी बात। अब हम ऊँटों के बारे में, जैसे स्कीम थी ना उसको थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना कि जैसे कि भई अपन ने जो 10 ऊँट पे 6 लाख 3 लाख सब्सिडी वाला तो कर लिया। अगर मुझे 10 ऊँट पे मतलब 11 ऊँट पे मुझे 10 लाख वाला प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना और उसमें 5 लाख की सब्सिडी चाहिए, तो उसमें क्या-क्या चीज़ की उसके रिक्वायरमेंट अंदर रहेगी? देखो जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अनुसार जो पर हेड या पर एनिमल अपन बोलेंगे 10 उसका शेड बनाने की रिक्वायरमेंट है, वो शेड बनाना है। उसके बाद उसके अंदर आप फेंसिंग भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपने मैंने बोला था वैल्यू एडिशन पे कुछ काम कर रहे हो तो उसके अंदर छोटी सी कोई मशीन ला रहे हो क्रीम निकालने की, या कुछ शेड एड बना रहे हो उसका मिल्क का स्टोरेज करने के लिए, या फ्रिज वगैरह ला रहे हो वो मशीनरी भी ला सकते हो। उसके साथ ये सारा कुछ अप्लाई करके 4 लाख एक्स्ट्रा कॉस्ट बनेगी। वो 4 लाख के अंदर आपको 2 लाख एक्स्ट्रा सब्सिडी हो जाएगी। वो पहले 6 लाख का था, ये 10 लाख होगा। 10 लाख के अंदर वो 4 लाख एक्स्ट्रा बचता है तो उसके अंदर 2 लाख सब्सिडी और एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो 5 लाख सब्सिडी हो गई और 10 लाख टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। हाँ उसके अनुसार ही 50
मैं उसके अगली कड़ी में बोलना चाहूँगा 50+5 वाले यूनिट के अंदर, जिसमें तो आप 25 लाख के लिए हाँ, सब्सिडी के लिए आवेदन करो उसकी आवेदन कर बात। सकते हाँ। उसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख रहती है, उसमें 25 लाख सब्सिडी मिलती है। हम्म, तो उसके अंदर यही पर एनिमल की कॉस्टिंग 40,000 से 60 लाख 60,000 के बीच में रख सकते हो। हम्म, और उसके बाद ये पैसा लगभग 25 लाख 26 लाख 30 लाख के आसपास हो जाएगा आपका हम्म, एनिमल हम्म, इंश्योरेंस वगैरह सब हम्म, करके। बाकी बचा 20 लाख, उसका आप शेड बनाना है हम्म, कंप्लीट, हम्म, उसका हम्म, गाइडलाइन के अंदर पूरा कितना शेड बनाना हम्म, वो दे रखा। हम्म, उसके बाद उसका फेंसिंग, उसके बाद मिल्किंग के लिए जो भी आप सेटअप वगैरह कर रहे हो कलेक्शन के लिए, कैन वगैरह, क्रीम मशीन, या फिर हम्म, उसका पाउडर बना रहे हो, हम्म, जो दूध का आइसक्रीम बना रहे हो, जो भी वैल्यू एडिशन करे वो मशीन ऐड कर सकते हो। उसके सिवा जो पानी का टैंक वगैरह हो गया, खिली हो गया, वो हम्म, बना सकते हो। उसके ये पूरा प्रोजेक्ट अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। उसी हिसाब से 100 सो के लिए। 100+10 यूनिट के लिए, जिसमें 50 लाख सब्सिडी, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हम्म, तो इसके अंदर यही है, 50 से 60 लाख के बीच में एनिमल की कॉस्ट हो जाएगी, हम्म, बाकी बचे 40 लाख उसके अंदर वही सेम सेट प्लस मशीनरी। हम्म, हम्म, उसके अंदर आप ऊन की कुछ कोई भी वैल्यू एडिशन के लिए हम्म, मशीन वगैरह, हम्म, उसकी शेयरिंग की मशीन ले हम्म, रहे हो, हम्म, या फिर उसका मिल्किंग के लिए आप जो मशीनें ले रहे हो पाउडर बनाने की, हम्म, या क्रीम का, या कुछ आप आइसक्रीम वगैरह, या कुछ भी वैल्यू एडिशन करो, आपके माइंड में जो भी चल रहा हम्म, है। क्योंकि इसके अंदर दो ही आउटपुट, ऊन और हम्म, ये मिल्क है। मिल्क। हाँ, मिल्क के अंदर आपको ये ऑप्शन देखना पड़ेगा आपके नज़दीक मार्केट कौन सा है। हम्म, यदि मार्केट नज़दीक है तो उसको पैकिंग के लिए, या हम्म, जैसे हिसाब से आप दूध की बोतल वगैरह जिस हिसाब से आप सेल करो, वो यदि वो मार्केट नहीं है तो हम्म, आप उसका पाउडर बना के बेचो, हम्म, या फिर उसका आइसक्रीम बना के बेचो, या फिर उसका और कुछ एडवांस में कुछ आपको। दूसरे प्रोडक्ट बना के हाँ मार्केट में हाँ, उतार सकते हो इसको। उसके लिए आपको कुछ असिस्टेंट की जरूरत रहती है। तो उसके अंदर आप आईसीआर के रिसर्च सेंटर जैसे एनआरसी, जो हम्म, ऊँट अनुसंधान संस्था बीकानेर, उनकी सहायता ले सकते हो। उसके साथ ही आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट है उनकी सहायता ले सकते हो, या फिर आपके पशुपालन विभाग के अंदर जो भी डॉक्टर वगैरह है हम्म, उनसे आप राय लेके उसके अंदर सेटअप वगैरह कर सकते हैं। या फिर आप जैसे आप खुद ही एक्सपर्ट हो हम्म, मेल के अंदर, या हम्म, काफ़ी सालों से उस पर कर। ऊँट पे काफी हाँ समय से काम कर हाँ, रहे हैं। तो आपके थ्रू या जैसे भी कांटेक्ट करके आप सलाह ले सकते हो, हमसे कॉल कर सकते हो। पर उसके अंदर आपको प्रॉपर बिजनेस मॉडल और उसका आउटपुट क्या निकलता है, क्या रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, पूरा बिजनेस मॉडल बना के ही अप्लाई करना पड़ेगा। हम्म, ऐसे आप प्रोजेक्ट में इतना 100+10 का या हम्म, अप्लाई कर रहा हूँ ये होगा, तो आप सिर्फ एनिमल का इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि बैंक भी कुछ ऑप्शन देखेगी इसका आउटपुट क्या रहा है, क्या मार्केट रहेगी, तभी तो वो बैंक लोन करेगी। हम्म, गवर्नमेंट दे रही है तो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ दे रही है, क्या जो ऊँट का अच्छे से संरक्षण हो सके और उसका बिजनेस और बड़ा हो। बड़ा। तो वो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है, तो उसके साथ ही आपको अप्लाई करना है। तो हम्म, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाओ या और चीज़ें करो, वो सारी चीज़ें एक्सपर्ट की सलाह लेके उसके थ्रू आप अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें मॉडिफिकेशन क्या होगा, कैसे है, क्या है, तो वो आप जैसे खुद बैठोगे या बनाना जानते हो तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। भाई आपको आवेदन करना है तो आवेदन करना है तो आप नॉर्मली मित्रवाड़ा के यहाँ पे जाके उसको बोलोगे तो शायद वो नहीं कर पाएगा हाँ और उसको समझ में भी नहीं हाँ, आएगा और आधा अधूरा करेगा तो आप कहीं न कहीं जाके अटक नहीं, जाओगे। तो मैं उसके कहना चाहता हूँ, हम्म, अभी एनएलएम स्कीम जैसे मैंने बताया 21-22 से चल रही, हम्म, काफ़ी पुरानी स्कीम है, हम्म, भेड़ बकरी शुगर और मुर्गी पे। तो मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे लोग आ गए कि वो 10,000 20,000 25,000 या 1 लाख रुपए लेके ऐसे बोलते हैं हम सब्सिडी दिलवा देंगे, वो करेंगे, उसके एनएलएम के अंदर अप्लाई करवा देते आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ। दूसरा बैंक का गुमराह करके उसे आगे पार्टी से पैसा लेके उसके अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो उसके अंदर यही प्रॉब्लम आती है, जैसे ही गवर्नमेंट के पास अपने जैसे स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी, राज्य क्रियान्वयन एजेंसी जयपुर हम्म, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, हम्म, इसके वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसका टाइम वो फाइल रिटर्न कर देते हैं हम्म, या रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें प्रॉपर नहीं होती, हम्म, बिजनेस वो डीपीआर कंप्लीट नहीं होती। यदि डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, जब बैंक के अंदर आएगी तो वो बैंक मैनेजर को डीपीआर पसंद नहीं आएगी, हम्म, तो वो रिजेक्ट कर वो देगी। रिजेक्ट कर देगा। हाँ, तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके या चीज़ें करके, मार्केट के अंदर ऐसा कोई गुमराह करने वाला नहीं है, उन सारों से बच के फिर आपको अप्लाई करना पड़े। इसके अंदर ये खूब सारी चैलेंजेस है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कोई बंदों से 1.5 लाख रुपए ले रहा है, लाख रुपए लेता है, हम्म, उनसे बातें सुनते हैं, हमारे सारे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, तब दुख होता है अंदर सही से, बात है। ये चीज़ होगी, आप पहले क्यों नहीं मिले, वो सही। तब वो चीज़ें देख कर मार्केट में है अभी। भाई बिचौलियों से आपको बचना है। हाँ वो बोल देंगे कि हम 1 लाख रुपए लेंगे और आपका काम करवा देंगे और हाँ इसमें बीच में आपका कोई काम नहीं करवा सकता है हाँ, आपको।
जाना तरीके से ही पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर ये मैं और बोल सकता हूँ, चैलेंज के साथ भी बोल सकता हूँ। जैसे जो वो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लेके अप्लाई करवा रहा है, उसकी पहले उससे पहले आपकी खुद की किसी और से आप खुद अप्लाई करो, वो डॉक्यूमेंट के साथ। फाइल आपकी पहले निकलेगी, सेकंड में उसकी निकले, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसकी फाइल पहले निकल सही जाए। बात। 1 बाई 1 गवर्नमेंट को ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम के थ्रू है। किसी ऐसा किसी मतलब इनके मेरे गवर्नमेंट अधिकारी है, वो जानकार है, मिलने ये वाला वो है है, वो मिलने करवा वाला, देगा। उस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। ये सीधा जयपुर से मॉनिटरिंग होती है, उसके बाद दिल्ली से मॉनिटरिंग होती है। तो जिला स्तर पे ही कोई अधिकारी ऐसे कुछ बोल रहे हैं या कुछ और हो रहा है, तो वो भी आपको गुमराह करे, तो उनसे भी आप बच के रह सकते हो। बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ क्या है कि हमारा जो पशुपालक है हम्म, वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, मीट हाँ, पालक। तो तो तभी तो उनके सबसे साथ बड़ा धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है, हाँ, तो उनको बचने की बहुत ज्यादा हाँ, जरूरत है। जैसे कि नरेश जी ने भी बताया कि मार्केट में लोग 1-1 लाख रुपए तक ले रहे हैं, हम आपका करवा देंगे, आपको इतनी सब्सिडी का झांसा देके उनको हम्म, फंसा रहे हैं। हाँ, और वो प्रोजेक्ट जनरली भी अपन बात करें, जैसे भी भेड़ बकरी पे चल रहा, तो उसमें भी टाइम लग रहा है, 6 महीने 8 महीने। तो नॉर्मली किसी ने सामान्य तौर पे भी आवेदन किया तो इतना टाइम तो वैसे लग ही एक रहा है। साल का, मैं 1 साल का बोलूंगा मिनिमम। हाँ, अच्छा यदि अच्छा। आपके साथ पास टाइम 1 साल का है, सब हम्म कुछ है, हम्म तो ही उसके अंदर अप्लाई करो, नहीं तो मत करो। आपके पास टाइम नहीं है हम्म तो दूसरी स्कीम है, तो यहाँ और कुछ देखो। हम्म इसके अंदर वैसे भी बैंक की ओर से 3-4 महीने डिले हो जाता है, 3-4 महीने जयपुर हम्म अपने स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी और डिले हो जाता है। अब जैसे मार्च महीने की या उससे पहले की फाइलें दिल्ली के अंदर पेंडिंग चल रही है, हम्म तो वो 2 से 3 महीने वहाँ लग जाता है। तो आप 1 साल का पूरा पीरियड लेके चलो, तभी इसके अंदर सक्सेस हो पाओगे। नहीं तो आप उस माइंड सेट से आ रहे हो मेरा 2 दिन में या 1 महीने में काम हो जाए, उस तरह का कोई नहीं। आप कहीं भी किसी से भी, जिन साथियों के अप्रूव भी हो रहे हैं, उनसे भी आप सलाह मशवरा ले सकते हो, वही चीज़ सेम ही बोलेंगे। भाई टाइम लगेगा। और बीच में बोल रहा है कोई कि भाई आपका तो मैं इतने टाइम में करवा दूंगा, और पैसा ले रहा, तो उसके भी चक्कर में आपको आने की जरूरत नहीं। हाँ, वो वो उल्टा आपको उल्टा फंसाएगा। उल्टा फंसा रहा हाँ, वो दूसरा आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा, डीपीआर कंप्लीट नहीं होगा, उसमें डीमोटिवेट होके आप खुद प्रोजेक्ट से बाहर आ जाओगे। है। सही। क्योंकि इतना 1 साल का टाइम भी खूब सारा होता खूब है, सही। और उसको अपन वेट करना, उसके बाद अप्रूव नहीं हो तो निराश होके फिर मेरे- वो प्रॉब्लम फिर रहता लोगों का सरकार से मन नहीं उठ जाता कि यार ये तो हो ही नहीं है। हाँ, रहा, जबकि बहुत सारे लोगों का काम हाँ, हो रहा है। आपको यदि मतलब कोई डीपीआर बनाने का उस तरह के एनएलएम अप्लाई करने के चार्ज वगैरह ज़्यादा ले रहा है, हम्म, तो उसके गवर्नमेंट की खुद की साइट पे आप कोई चार्ज वगैरह नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। मॉडल डीपीआर उस पर दे रखा, आप उसमें हम्म, फिलअप करो, वो करो। बाकी उसके अंदर कुछ एडवांस मॉडिफिकेशन वगैरह करना, तब उसमें सलाह ले सकते हो। आपके ऊपर है, यहाँ बन नहीं पा रही है, हम्म। यहाँ उसके अंदर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसके अंदर तब आप जैसे आपसे या किसी हमारे से से संपर्क कॉन्टेक्ट कर कर सकते सकते हो। हो, तो वो चीज़ आती है। पर कोशिश करो कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह के सारी चीज़ें क्लियर, आप कोई जैसे डॉक्यूमेंट है, ये चीज़ें वो है, आप खुद को अवेयर रख के किसी के थ्रू अप्लाई करा सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है सर, ये तो हाँ, हो गई पूरी बात। हाँ, सर मैं यूँ पूछ, ये जो मैं एक बार आप सबके लिए क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, न सिर्फ राजस्थान से कर सकते हो, आप देश के किसी भी कोने में हो और ऊँट रख रहे हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ऊँट या चाहे आप भेड़ बकरी रखते हो, मुर्गी रखते हो, और सूअर पे भी है ना। हाँ, हाँ, तो इन सब के लिए आप आवेदन कर सकते हो। इसमें कोई राज्य विशेष की बाध्यता नहीं कि आप यहीं से हो तो आवेदन कर सकते हो, आप कहीं से भी हो सब आवेदन कर सकते हो। ये भारत सरकार, केंद्र सरकार की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ, स्कीम है। इसके अंदर मैं बता देता हूँ प्रोसेस। सबसे पहले अप्लाई होने के बाद हम्म कैसे क्या प्रोसेस है। जैसे ही अपन NLM उद्यम मित्रा .in की साइट से अपन अप्लाई करेंगे, हम्म तो सबसे पहले ये फाइल जाएगी राज्य क्रियान्वयन एजेंसी, हम्म SIA, हम्म स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी के पास। हम्म अपने राजस्थान के अंदर जैसे पशुपालन विभाग हम्म जयपुर है, वहाँ पे एक अलग से ऑफिस बना हुआ उसका है। हम्म उसके नोडल ऑफिसर है, वो उसको फाइल को देखते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं, ये इसमें NLM में अप्लाई किया, इसके अंदर इनके डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट उसके सही है कि नहीं। यदि वहाँ से सब कुछ ओके हो जाता है, ओके होने के बाद आपकी फाइल जाएगी बैंक के अंदर। हम्म बैंक के अंदर फाइल जैसे ही आएगी, तो आप बैंक के अंदर जाके जो जो बैंक चीज़ें मांग रही है, KYC डॉक्यूमेंट जो भी कंप्लीट करके, उसको कोटेशन वगैरह जो चीज़ें मांगे कंप्लीट करके उसको लोन सेंक्शन करवाना है। मानो कि मैंने उसके अंदर 3 लाख का लोन बोले या 50 लाख का बैंक लोन बोले, तो उससे कम लोन अप्रूवल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी करा सकते हो, आपके ऊपर है। हम्म तो वो ध्यान रखना। जैसे ही लोन अप्रूव हो गया, उसका जिस पोर्टल के थ्रू उस बैंक के पास फाइल आई है, हम्म छिड़बी के, हम्म उस पोर्टल से वापस उसको अपलोड कराना है हम्म फाइल, उसी पोर्टल पे हम्म यस करके उसके अंदर अपलोड करके, वो अपलोड करके फाइल चली जाएगी जयपुर। हम्म जयपुर जाने के बाद वो फाइल जो राज्य किराना एजेंसी, उसके अधिकारी घर पे आएंगे, वो प्रोजेक्ट के साइट का विजिट करेंगे, देखेंगे। उसके बाद उसको प्रोजेक्ट को अप्रूवल करके फिर फाइल वो इनकी एक मीटिंग होती है,
प्रोजेक्ट अप्रूवल की, वो उसका कमेटी के अंदर बैठ के डिसीजन लेके उसको अप्रूव करके दिल्ली भेज देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी तो उसका जस्ट अगले मंथ या जैसे भी उनके फाइल है जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी बैठते हैं, उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते। वहाँ से दिल्ली से अप्रूव होने के बाद ही प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करना, न कि बैंक लोन हो गया या बैंक लोन से पहले आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। फाइनल आपका काम दिल्ली से फाइनल अप्रूव होने के बाद स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा। आपको कैसे शेड बनाना है, जैसे डीपीआर के अंदर आपको किस हिसाब से आपने जिस हिसाब से शेड बना, कौन सी मशीन बोली, क्या है क्या नहीं, वो डीपीआर के अनुसार फिर सारी चीज़ें चलेगी। दिल्ली से जैसे ही अप्रूव होगा आपको काम स्टार्ट करना। टोटल प्रोजेक्ट का 25% आपको कंप्लीट करना है। जैसे मेरा 1 करोड़ का प्रोजेक्ट तो उसमें 25 लाख का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। यदि जैसे मेरा प्रोजेक्ट ये 6 लाख का छोटा सा या फिर 10 लाख का, 6 लाख का तो उसके अंदर ये 1.5 लाख के आसपास पैसा होता है। और ये 10 लाख का प्रोजेक्ट उसमें 2.5 लाख, और 1 करोड़ का प्रोजेक्ट 25 लाख। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके राज्य किराना एजेंसी जयपुर को या जो भी अदर स्टेट्स है वहाँ के जो अधिकारी है उनसे संपर्क करके बताना है कि मेरा 25% इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरा सेट कंप्लीट हो गया, मेरा फर्स्ट सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दो। मतलब 25% काम होने पर आपकी पहली सब्सिडी आ हाँ जाएगी। हाँ। दूसरा सब्सिडी जब आएगी जब आपके पास जैसे पहली सब्सिडी अप्लाई होने के बाद सब्सिडी आपके खाते में आ गई, 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। आने के बाद आपको बाकी बचा हुआ आपका पास पैसा बैंक से गवर्नमेंट से आई हुई सब्सिडी और बैंक का बचा हुआ पैसा, वो सारा इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। जैसे एनिमल जितने बोले एनिमल कंप्लीट करना है, मशीनरी जो बोली मशीनरी लानी, शेड बनाना, वो शेड का जो भी काम बाकी बचा वो कंप्लीट करके फाइनल सब्सिडी के लिए आपको अप्लाई कर देना। 2 किस्तों के अंदर सब्सिडी आती, जैसे ही सेकंड सब्सिडी के लिए अप्लाई करूँगा वो आएंगे अधिकारी, सारी चीज़ चेक करेंगे, सब कुछ ओके है तो वो सारा जितना आपने बोला उनका सारों का पक्का बिल लगेगा। जैसे एनिमल का हो गया तो एनिमल का आप फार्मर से जो रेवेन्यू स्टाम्प पेपर आता है जो टिकट वाला, उस स्टाम्प पे आपको लिखा के लेना है कि जिनसे मैंने बकरी ली है वो ऑनलाइन लेन देन दिखानी, मतलब मैंने इसके खाते के अंदर पैसा ट्रांसफर किया। जैसे एनिमल का कोई जीएसटी या फार्म रजिस्ट्रेड फार्म ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आप किसी भी बंदे से एनिमल ले सकते हो, पर उसका एक स्टाम्प पेपर पे आपको लिखा के उसका प्रूफ देना पड़ेगा। दूसरा उसके खाते के अंदर पैसा ट्रांसफर हुआ अपने खाते और अगले पार्टी के खाते का, जिसके नाम पार्टी हो उसके खाते में पर्सनल खाते में ट्रांसफर करके उसकी लेन देन दिखाने। दूसरे जो भी मशीनें वगैरह ले रही है उसका जीएसटी बिल लगेगा, कंपलसरी है भाई जीएसटी लगाना जरूरी है। यदि 20,000 से छोटा है, वैसे अभी ऑफिशियल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर 5,000 का लेगा, पर अभी नया अपडेट जैसे सुन रहे हैं तो 20,000 से छोटा है नॉन जीएसटी बिल चलेगा। 20,000 से बड़ा बिल है कंस्ट्रक्शन का शेड का तो उसका जीएसटी बिल लगेगा। तो इस हिसाब से आप तीन, एक तो एनिमल परचेज का बिल, जीएसटी बिल, नॉन जीएसटी बिल, ये तीनों मैनेज करके जो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन उसको देना है। वहाँ सबमिट करने के बाद ये सेकेंड सब्सिडी आपके आ जाएगी। इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट 1 साल के अंदर अंदर करना है। ये प्रावधान रहता है। 2 किस्तों के अंदर सब्सिडी, पहला जब प्रोजेक्ट 25% कंप्लीट होगा तब, दूसरी सब्सिडी जब आएगी जब आपका प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट होगा तब। ये प्रक्रिया, ये प्रोजेक्ट 3 साल चलाना कंपलसरी है। हाँ ठीक है भाई, इस वीडियो में हम ना पूरी डिटेल जानकारी ले ली कि भाई कहाँ से शुरुआत करनी, कहाँ आवेदन करना है, कहाँ से क्या सर्टिफिकेट लगाना है, क्या कहाँ कहाँ इस पे चुनौतियाँ आएगी। तो वीडियो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपका आवेदन करवा देंगे, डीपीआर बना देंगे। सबसे ज़्यादा समस्या डीपीआर में आती है, और आवेदन अगर सही तरीके से नहीं कर पाए तो उसमें समस्या आती है, तो आवेदन हमारे थ्रू भी करवा सकते हो। और मार्केट में अगर कोई दूसरा भी है पर अच्छा काम होना चाहिए, किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं आए, 1,00,000-1.5 लाख रुपए देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी आपका काम नहीं करवा सकता। काम सरकार जो सिस्टम है उसके हिसाब से ही होगा। नहीं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, अभी कई लोग हैं जो डीपीआर किसी को कॉपी करके वो करके आपको दे देते हैं, अप्लाई भी कर देते हैं, बाद में पता चलता है ये सारी चीज़ें सही हैं, तो उनसे बस के आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करें तब बैंक से पहले बात करनी है, डीपीआर बनाना वो सही है, और 1 साल का आपको कम से कम टाइम चाहिए। वो चीज़ें, तीनों चीज़ें माइंड में रख के फिर आप अप्लाई करो, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि नरेश जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई 1 साल का आप सब्र कर सकते हो तो ये आवेदन करो। डीपीआर आपका खुद का बनाओ, किसी का कॉपी मत करो। हाँ वो ऐसा है। अभी जैसे मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वैसे ये निसार इंडिया वगैरह हैं और खूब सारे चैनल वाले हैं यहाँ प्राइवेट जो जिन्होंने
फार्म छोटा मोटा रन कर रहे हैं, वो अपने नाम पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, वो डीपीआर है किसी और की, मानो मैंने उसको बना के दे दी, वो कॉपी करके किसी आगे वाले को दे रहे, तो वो वैसे भी अप्रूव आगे नहीं होगा। दूसरा, वो आपको पूरा ये जानकारी नहीं दे पाएगा, गुमराह भी करेगा आपको, उस प्रोसेस के अंदर डिले भी कराएगा। उसके अंदर आप 5-6 महीने डिले हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हो, वो आप सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के अप्लाई करना। मेन सबसे बड़ा वहीं चुनौती आती अप्लाई करते वक्त। बाद में आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। इससे सबसे बढ़िया है आप पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जाके सीधा बात करो, उनसे क्लियर करो, उसके बाद इसके अंदर अप्लाई करो। सबसे बेस्ट यही तरीका, जयपुर जाओ, अधिकारी से मिलो, यहाँ आपके जो जिले के अंदर पशुपालन विभाग के अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी है, या फिर गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन नंबर है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल नंबर है, या एनएलएम की साइट पे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से संपर्क करके सारी चीज़ों से कंप्लीट करके फिर अप्लाई करो। ये प्रोसेस है, मतलब ऑथेंटिक जगह से। तो भाई जिसकी बताया सर ने बताया कि भाई आप आवेदन कर रहे हो तो सही जगह से करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के बहकावे में आने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको गलत तरह रास्ते से लगे। भाई देखो, सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, अगर आपको डीपीआर बनाना, तो आपका जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है वो भी बना देगा। हाँ, वो बना देगा, पर वो प्रोफेशनल ढंग से बनाए नहीं बनाए, या उसको नॉलेज नहीं, उसका उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, पर वो एक्सपर्ट होता है, वो मॉडल डीपीआर डाउनलोड करके सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपको कंप्लीट गाइड कर सकता है, इसमें ये चीज़ है, वो गलत है, ये गलत है, वो उसमें प्रॉपर गाइड कर सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट कम उसने पूरा डिग्री करके, पूरा एजुकेशन कंप्लीट करके उस पोस्ट पे आया है, तो वो उसमें इतनी काबिलियत है, वो काबिलियत है। सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। पर डीपीआर के अंदर एक्सपर्ट मैं उसी को बोलूँगा, या सीए होगा या एमबीए किया हुआ हम्म, बंदा एग्री बिजनेस में है, हम्म, वो ही बना पाएगा, क्योंकि वो बैंकिंग के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर डीसीआर रेशियो हो गया, हम्म, या उसका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, हम्म, इसके अंदर अपना बैलेंस शीट क्या होगा, वो सारी चीज़ें, या रीपेमेंट का कितना शेड्यूल रहेगा, वो सारी चीज़ें बैंक के अनुसार भी आएगी। पशुपालन के विभाग के हिसाब से वो 3 पेज की या 4 पेज की डीपीआर वो बना देगा, हम्म, पर बैंक के अंदर एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, उसका कोई वो गारंटी नहीं होगी। तो उसके लिए कंप्लीट जो एक्सपर्ट। एक्सपर्ट होगा उस चीज़ों के अंदर, जैसे बैंक ने बोल दिया है कि सर मैंने इसमें 10% बैंक लोन लिख दिया, बैंक ने बोल दिया इसके अंदर आप 12% करके लेके आओ, उसी टाइम एडिट करके आपको वापस दे सकते। आपने बैंक ने बोल दिया इसमें रीपेमेंट का पीरियड 5 साल की जगह 3 साल करो, या उसके 10 साल करो, तो रीपेमेंट शेड्यूल चेंज कर दिया। यहाँ फिर उसके अंदर बोल दिया है ना कि डी से रेशियो ऐसे नहीं, ऐसे कैलकुलेट करो। यहाँ कोई सरप्लस निकाला, कुछ भी करा, उसके अंदर जैसे फाइनेंशियल टर्म्स होती है वो चेंजेस करा, तो उसके अंदर आपको एक्सपर्ट की जरूरत रहेगी। वो एक्सपर्ट की कोई मांग बंदा नहीं सकता, कोई मतलब नॉर्मल, सही बात। क्योंकि बैंकिंग के अंदर बैठा बैंकर वो बना सकता है, या फिर सीए वगैरह होता है वो बना सकता है। सीए के अंदर वो प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट नहीं है। वो एग्रीकल्चर का जो भी आप एनिमल के जो कैमल का हो गया या कोई, वो बिजनेस मॉडल को समझ नहीं पाए, कौन सी मशीन लगेगी, कैसे लगेगी, कौन सा शेड बनेगा, कैसे बनेगा, स्क्वायर फीट क्या रहेगा, उसका इनकम कब आ रही क्या है, उसका वूल कितने रेट में जाएगा, वो मिल्क क्या रेट जाएगा, तो वो भी नहीं प्रॉपर बताए। जो एग्रीकल्चर का जो प्रॉपर होगा वही एमबीए क्या हो, वही बता पाएगा पूरा। वही उसको हाँ, अच्छे तरीके से कर पाएगा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही जानकारी दी। मैं हाँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप सोच रहे हैं कि हम भी ऊँटों में कुछ नवाचार करें और ऊँट पालन के व्यवसाय में आगे बढ़े, तो इसके लिए आप एनएलएम स्कीम में ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि ये स्कीम सरकार आपके लिए लेके आई, और अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाओगे तो कहीं न कहीं ऊँटों की संख्या आने वाले समय में जो अभी घट रही उसकी दर और भी ज़्यादा हो जाएगी, और आने वाले समय में शायद हमें दिखे ही नहीं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।